हाय फ्रेंड्स, आज हम भारतीय अर्थशास्त्र का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक में हम आज पढ़ेंगे जो हमारे बैंकिंग संस्थान होते हैं, जैसे छोटे-छोटे बैंकिंग संस्थान जैसे हमारी मुद्रा बैंक है, एनबीएफसीज़ होते हैं या फिर अन्य जो हमारे बैंकिंग या वित्तीय संस्थाओं से संबंधित जो हमारे संस्थान होते हैं, तो उनके बारे में आज काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बैंक पढ़ेंगे हम मुद्रा बैंक के बारे में। मुद्रा की बात करें, मुद्रा का पूरा नाम होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। मतलब माइक्रो यूनिट्स एंड डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी इसका पूरा नाम होता है। स्थापना की बात करें तो मुद्रा बैंक की स्थापना हमारे 2015 में की गई थी। कब की गई थी? 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। आधार की बात करें स्थापना की, तो इसकी स्थापना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अर्थात पीएमएमवाई इसके तहत की गई थी। अब बात करें पीएमएमवाई का, तो पीएमएमवाई ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या था? जो हमारे गैर कृषि क्षेत्र है, कौन से? ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे ऐसे कार्य जो कृषि से संबंधित नहीं है, गैर कॉर्पोरेट जो हमारे लघु या सूक्ष्म उद्यम है, उनको वित्त पोषण देना है, मतलब उनको लोन की सुविधा प्रदान करने के लिए हमारे मुद्रा बैंक की कॉन्सेप्ट लाया गया था। योजना का नाम था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। बात करें हमारे उद्देश्य की, तो मुद्रा बैंक का हमारा मुख्य उद्देश्य था देश की जो सूक्ष्म इकाइयाँ हैं, जो हमारे माइक्रो यूनिट्स है, जैसे छोटे-छोटे यूनिट्स होते हैं, जैसे हमारे कई खाती होते हैं, कई हमारे लुहार होते हैं, कई जैसे कुम्हार होते हैं। तो ये हमारे छोटे-छोटे यूनिट्स होते हैं, माइक्रो यूनिट्स जो क्या है छोटी-छोटी दुकानें खोल के बैठे हैं। इनको ऋण सुविधा मतलब लोन की सुविधा उपलब्ध कराना है। इन सूक्ष्म इकाइयों में क्या छोटे विनिर्माता मतलब मैन्युफैक्चरर्स, कारीगर, फल-सब्जी विक्रेता होते हैं, मरम्मत की दुकानें होती हैं या फिर हमारे फुटकर विक्रेता होते हैं। तो इन सबको इसके अंदर शामिल किया गया है। इनको हम क्या देंगे? लोन देंगे। जो हमारी पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं, वहाँ से हम वो लोन प्राप्त ही नहीं कर पाते, उनके लिए हमारे मुद्रा बैंक की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की स्थापना की गई है। बात करें बैंक तो इनको पैसे दे देगा, लेकिन बैंकों को जो वापस पैसा कौन देगा उसकी बात करें तो मुद्रा बैंक क्या है? वास्तव में एक पुनर्वित्त संस्थान है, मतलब रिफाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। मतलब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये हमारे कारीगर है, ये हमारे नॉर्मल बैंक से पैसे लेंगे, नॉर्मल बैंक से पैसे लेंगे किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। और फिर बैंक को क्या है? मुद्रा बैंक पैसा देगा। क्या होगा? मुद्रा बैंक पैसा देगा। तो इस तरह मुद्रा बैंक क्या होगा? रिफाइनेंस एजेंसी, मतलब कि इस ये पहले पैसे देगा, इसको फाइनेंस करने का काम कौन करेगा? मुद्रा बैंक करेगा। तो मुद्रा क्या है? एक रिफाइनेंस एजेंसी या फिर हमारी पुनर्वित्त संस्था है। इसका मतलब है कि ये सीधे लाभार्थी को पैसा या लोन नहीं देता है। जो मुद्रा बैंक होता है, ये सीधे लाभार्थी जिसको लोन चाहिए उसका पैसा नहीं देता है, बल्कि ये वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, जो हमारे एसएफबी है और जो हमारे गैर वित्तीय बैंकिंग संस्थान है एनबीएफसी, इनके माध्यम से जो हमारे एनबीएफसीज होते हैं, इनके माध्यम से ऋण देने के लिए धन उपलब्ध कराता है। ये सीधे-सीधे पैसा नहीं देता, बल्कि ये इनके माध्यम से जो हमारे लाभार्थी होते हैं, उनको धन उपलब्ध कराता है, ताकि वे क्या आगे सूक्ष्म इकाइयों को ऋण दे सके। ताकि वो बैंक क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, फिर सूक्ष्म इकाइयों को ऋण देते हैं। बात करें कार्य क्षेत्र की, तो मुद्रा बैंक क्या कृषि क्षेत्र में ऋण उपलब्ध नहीं करवाता। आप इसे याद रखें, ग्रामीण क्षेत्रों में तो कराता है, लेकिन कृषि के लिए कृषि क्षेत्र में ऋण उपलब्ध नहीं कराता है। इसका तो पूरा का पूरा ध्यान क्या है, किसमें है कि गैर कृषि आय सृजन की गतिविधियों पर इसका पूरा ध्यान केंद्रित है कि भैया कैसे भी करके ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा भी धन सृजन का काम किया जाना चाहिए। फिर नियामक संस्था की बात करें तो मुद्रा बैंक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो हमारे सिडबी है जिसका मुख्यालय हमारे कहाँ है? उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है, उसके दिन काम करता है। आप इसे याद रखेंगे, इसकी नियामक संस्था कौन-सी है? हमारी सिडबी है। तो सिडबी इसका कंट्रोल करती है, आप इसे ध्यान रखें। सिडबी जिसका मुख्यालय कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के अंदर है। तो ये इसकी नियामक संस्था है, रेगुलेटरी बॉडीज़ है। अब हम बात करें मुद्रा योजना के तहत कौन-कौन से प्रकार के लोन दिए जाते हैं। कई बार परीक्षा में आ जाते हैं, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मुद्रा बैंक के तहत लाभार्थियों को लाभार्थी के व्यवसाय के विकास और वित्त पोषण की आवश्यकता। 2 क्राइटेरिया या 2 पैमाने होते हैं लोन देने के। पहला तो है लाभार्थी के व्यवसाय का विकास, मतलब व्यवसाय लाभार्थी अपने व्यवसाय का किस प्रकार से विकास कर रहा है। साथ ही साथ उसका वित्त पोषण की आवश्यकता। इसके आधार पर कि 4 श्रेणियों में बाँटा गया है। जो हमारे व्यवसाय के शुरुआती चरणों से लेके विकास के चरणों तक की सारी ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करता है। तो ये लोन दोनों उद्देश्यों से काम आएगा। लोन की बात करें तो इसका पहला भाग आता है शिशु ऋण। शिशु ऋण मतलब छोटा-सा बच्चा ऋण। बच्चा ऋण मतलब ₹50,000 तक के ऋण को बच्चा ऋण या शिशु ऋण कहते हैं। तो व्यवसाय की शुरुआत करने वाले या शुरुआती चरण के जो उद्यमी होते हैं, जिनके पास कोई दुकान नहीं है, कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी चीज़ नहीं है, तो उसके लिए शिशु ऋण दिया जाता है ₹50,000 तक का।
फिर आता है किशोर ऋण। किशोर ऋण की बात करें तो वो उद्यमी जो पहले से अपना व्यवसाय शुरू कर चुके हैं, मतलब व्यवसाय तो शुरू हो गया और अपनी क्षमता को बढ़ाने या फिर विस्तार करने के लिए और पैसे की जरूरत मांगते हैं कि उन्होंने अपना व्यवसाय था शुरू कर लिया, अब क्या चाहिए उनको, अपने व्यवसाय को बढ़ाना है तो इसके लिए पैसा चाहिए तो उनको हम कहेंगे किशोर ऋण। क्या कहेंगे? किशोर ऋण। और किशोर ऋण के तहत 50,000 से लेके 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है। आप इसे याद रखेंगे। 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है किशोर ऋण में। तीसरे प्रकार आता है हमारा तरुण ऋण का। तरुण की बात करें, स्थापित जो पहले से इकाइयां हैं उन्हें क्या नई-नई मशीनरी, उपकरण और संचालन के विस्तार के लिए कुछ चीजें, जैसे कई बार बड़ी-बड़ी मशीनें मंगानी पड़ती है, कई उपकरण मंगाने पड़ते हैं या फिर कोई नई ब्रांच खोलनी पड़ती है। तो इसके लिए पर्याप्त पूंजी की जरूरत पड़ती है, तो उस प्रकार के ऋण को हम कहेंगे तरुण ऋण। तरुण ऋण होता है हमारा 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन। कितने? 5 लाख से 10 लाख तक का लोन होता है हमारा तरुण ऋण। चौथी कैटेगरी होती है हमारी तरुण प्लस। ये हमारे हाल ही में जो हमारा 2025 का बजट आया था भारत सरकार का, उसमें कैटेगरी जोड़ी गई थी तरुण प्लस की। तो ये उन उद्यमियों के लिए जिन्होंने अपने तरुण श्रेणी का जो ऋण था ना, तीसरे कैटेगरी का, वो पहले ही चुका दिया है। मतलब जो 5 से 10 लाख का लोन दिया गया था, लोन लिया और चुका दिया। अब बेहतर कैटेगरी में आ चुके हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लोन का भुगतान पूरी तरह से कर दिया। उन्हें अगले चरण के विस्तार के लिए, मतलब और यदि ब्रांचें बढ़ानी है या कोई नई मशीनरी लगानी है, तो उसके लिए अधिक से अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके लिए तरुण प्लस श्रेणी अभी हाल ही में गठित की गई। और इस श्रेणी की बात करें तो ये लोन दिया जाता है हमारे 10 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक का। तो 4 श्रेणियां हो गई। कौन-कौन सी हो गई? हमारी एक पहली श्रेणी शिशु ऋण 50,000 रुपए तक की, किशोर ऋण 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक की, तरुण ऋण हमारे 5 लाख से 10 लाख तक की, तरुण प्लस हमारा 10 लाख से 20 लाख तक की श्रेणी हो गई। अब बात करें इस लोन की, तो इस लोन से संबंधित मुख्य बिंदु और लाभ की बात करें। बात करें अधिकतम ऋण सीमा की, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ली जाने वाली जो अधिकतम राशि है ना, 20 लाख रुपए कर दी गई है। अब तरुण प्लस श्रेणी को शामिल करते। न्यूनतम धनराशि की बात करें तो मुद्रा ऋण योजना के तहत कोई न्यूनतम राशि तय नहीं है। इसमें बहुत छोटे विक्रेताओं और सूक्ष्म उद्यमियों के लिए भी सुविधा उपलब्ध है। मतलब कई तो है ना 5-5 हजार तक का लोन भी लेते हैं। फिर आता है हमारा कोलेटरल फ्री लोन। क्या है कोलेटरल फ्री लोन की बात करें? संपार्श्विक मुक्त लोन। तो उधारकर्ता को संपार्श्विक देने की आवश्यकता नहीं है, मतलब बदले में कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। बात करें ये सुविधा, मतलब बैंक बिना गिरवी रखे क्यों देंगे पैसा? बात ये है कि बैंक जब भी पैसा देते हैं तो कोई न कोई चीज़ को गिरवी रखते हैं, या तो साख को रखते हैं या सामान को रखते हैं। जब मुद्रा योजना के तहत लोन दिया जाएगा, तो उसमें किसी भी तरह की साख या फिर जो किसी भी चीज़ को गिरवी नहीं रखा जाएगा। तो फिर ये हमारे लोन को चुकाने की गारंटी कौन देगा? तो इस सुविधा की गारंटी देंगे हमारे क्रेडिट गारंटी एंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जिससे हमें सीजीटीएमएसई, आप इसे याद रखेंगे। सीजीटीएमएसई मतलब क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। इसके तहत ये क्या करते हैं? इन लोनों की गारंटी लेते हैं। चुकाते हैं तो ठीक है, नहीं चुकाते तो बैंकों को ये गारंटी देते हैं कि पैसा दिया जाएगा। यह क्या करता है? सूक्ष्म उद्यमियों के लिए सबसे बड़ा लाभ है कि उनके पास अक्सर गिरवी रखने के लिए संपत्ति नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्हें लोन तो दिया ही जाएगा। फिर प्रोसेसिंग शुल्क की बात करें, प्रोसेसिंग फीस की, तो उधारकर्ता को प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं होती और ये ऋण प्रदान करने की लागत को कम करता है। ये क्या करता है? जो लोन है, ऋण है, ये प्राप्त करने की लागत है, उसको कम करता है। अगला हमारा बैंक आता है, बैंक का नाम आता है हमारे स्थानीय क्षेत्र के बैंक। क्या है? स्थानीय क्षेत्र के बैंक की बात करें, लोकल एरिया बैंक, जिसे एलएबी भी कहते हैं। तो स्थानीय क्षेत्र के बैंक क्या होते हैं? भारत में छोटे निजी बैंक होते हैं। जो छोटे निजी बैंक होते हैं उनको इसके अंदर गिना जाता है, जिनकी स्थापना के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में, जो हमारे ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र है, तो उन क्षेत्रों में वित्तीय मध्यस्थता को मजबूत करने के उद्देश्य से की जाती है कि कैसे भी करके उनको वित्त की सुविधा प्रदान करनी है। बैंक हमारे स्थानीय क्षेत्रीय बैंक। बात करें इनकी स्थापना और उद्देश्य की, स्थापना की बात करें तो 1996 में भारत में स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना की गई थी। बात करें सिफारिश की, किसकी सिफारिश पे इनकी स्थापना की गई थी? तो इनकी स्थापना हमारे नरसिम्हम समिति थी, उसकी सिफारिश पे की गई थी। और इस समिति ने क्या किया? जो नरसिम्हम समिति थी, इन्होंने देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी जो और बैंकिंग संरचना है, इसकी वकालत की थी। किसकी वकालत की इन्होंने? एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी बैंकिंग संरचना की वकालत की थी। बात करें प्रकृति की, तो स्थानीय क्षेत्र के बैंक क्या होते हैं? अनुसूचित और गैर अनुसूचित दोनों प्रकार के बैंक होते हैं। क्या होते हैं? अनुसूचित भी होते हैं या फिर हमारे गैर अनुसूचित, दोनों प्रकार के बैंक होते हैं। इनका अर्थ होता है कि कुछ एलएबी को रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल भी किया गया है, तो कुछ को शामिल नहीं भी किया गया। अब बात करते हैं जो हमारे लघु
जो बैंक होते हैं एलएबी लोकल एरिया बैंक, तो ये कार्य और इनका कार्यक्षेत्र की बात करें, तो कार्य क्षेत्र की सीमा की बात करें तो स्थानीय क्षेत्र बैंक का कार्य एक साथ लगे 3 जिलों तक ही सीमित होता है। जैसे मान लीजिए कोई बैंक होता है जो पूरे राज्य को पूरे देश में सेवाएँ देता है, तो कई बार क्या होता है कोई न कोई क्षेत्र उससे छूट जाता है। अब कई बार क्या होता है कि हमें उस क्षेत्र में यदि बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करानी है, तो बड़े बैंक को कहो या फिर कोई और बात। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया गया, उन क्षेत्रों को मतलब ऐसे 3 जिले जो आपस में सटे हुए हैं, जैसे ये 3 जिले, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे एक एलएबी मतलब स्थानीय क्षेत्र बैंक बना देंगे, जो क्या करेगा इन 3 जिलों के अंदर विशेषकर क्या है जो बैंकिंग सुविधा देगा। बात करें इसका मुख्य उद्देश्य की, तो इसका मुख्य उद्देश्य उस सीमित भौगोलिक क्षेत्र के लोगों से जमा स्वीकार करना और उस क्षेत्र में ऋण वितरित करना है। क्या करना है कि उस जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लोगों से जमा स्वीकार करना और उस क्षेत्र में ऋण स्वीकृत करना, जिससे हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था को समर्थन मिल सके और वित्तीय समावेशन बढ़ सके। तो यह इसका कार्य और कार्यक्षेत्र है। फिर उद्देश्य की बात करें तो इनका उद्देश्य स्थानीय क्षेत्रों में बचत को बढ़ावा देना और उत्पादक जो गतिविधियां हैं उसके लिए ऋण प्रदान करना है। या स्थानीय क्षेत्रों में बचत को बढ़ावा देना और उत्पादक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करना इसका उद्देश्य है। बात करेंगे संख्या और वर्तमान स्थिति की, तो ऐतिहासिक संख्या मतलब शुरू से लेकर अब तक की, तो भारत में पहले स्थानीय बैंकों की संख्या कितनी 4 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी रह गई है 3 ही रह गई है। और 3 की बात करें कौन से हैं वो 3 बैंक, एक तो कोस्टल एरिया कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, ये कहाँ है हमारे इसका मुख्यालय, ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इसका मुख्यालय कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड की। दूसरा कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, इसकी बात करें तो इसका मुख्यालय हमारे जालंधर पंजाब में है। कहाँ जालंधर पंजाब में इसका मुख्यालय। तो इस बैंक की बात करते हैं, इस बैंक को अब कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदल दिया गया है। किसमें, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में इसको बदल दिया है, जो क्या है एक एसएफबी मतलब लघु वित्त बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है। हालांकि इसे अक्सर क्या एलएबी की शुरुआती उदाहरण के रूप में याद किया जाता है, लेकिन कानूनी तौर पे देखें तो अब ये क्या है एसएफबी मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला बैंक आता है हमारा सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड। क्या सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड की बात करें, इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। बात करें इसकी, जो कि आरबीआई ने 2014 के बाद से एलएबी मॉडल को पूरी तरह से बंद कर दिया है और इसकी जगह स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक का मॉडल ले आई है। लेकिन इसलिए कई पुराने एलएबी या तो एसएफबी में बदल दिए गए हैं या उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, मतलब पूरी तरह से कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो नवीनतम स्थिति के अनुसार देखें तो कैपिटल लोकल एरिया बैंक एकमात्र ऐसा एलएबी था जिसने आरबीआई के द्वारा लघु वित्त बैंक में परिवर्तित होने का लाइसेंस लिया था। वर्तमान कोस्टल लोकल एरिया बैंक ही एकमात्र क्या एलएबी के रूप में सक्रिय बैंक काम करता है। तो हमने देख लिया कौन सा लोकल एरिया बैंक। फिर आता है हमारे क्या जो हमारे विकास वित्त संस्थान जो हमारे डीएफआई है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कई बार परीक्षा में इनके बारे में भी पूछा जाता है। विकास वित्त संस्थान या डीएफआई की बात करें तो ऐसी विशिष्ट संस्थाएं होती है जिनकी स्थापना हमारे किसी देश में क्या विशेष जो क्षेत्र है उनके दीर्घकालिक विकास को गति देने के लिए की जाती है। तो इनकी स्थापना क्यों की जाती है, भाई देश कोई भी देश है उसमें कोई विशेष क्षेत्र है तो विशेष विशेष क्षेत्रों के कैसा दीर्घकालिक विकास करना, तो उसको गति देने के लिए इनकी स्थापना की जाती है। और ये वाणिज्यिक बैंकों से अलग होते हैं, जो हमारे बैंक होते हैं एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जो बैंक होते हैं इन बैंकों से ही अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, क्योंकि वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य उद्देश्य तो लाभ कमाना होता है, लेकिन इनका नहीं, बल्कि इनका उद्देश्य क्या होता है, राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना। अब हम बात करेंगे डीएफआई की स्थापना उद्देश्य की, तो डीएफआई की स्थापना हमारे भारत में विशिष्ट क्षेत्र जो स्पेसिफिक सेक्टर है जैसे हमारा उद्योग, कृषि या फिर निर्यात, इनको दीर्घकालिक पूंजी उपलब्ध कराने के लिए की जाती है। तो इनकी स्थापना की बात करें तो इनकी स्थापना कहाँ, भारत में विशिष्ट क्षेत्र जैसे हमारे उद्योग, कृषि या निर्यात को दीर्घकालिक पूंजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इनकी स्थापना की जाती है। जहां हमारे वाणिज्यिक बैंक निवेश करने से कतराते हैं कि जहां वाणिज्यिक बैंक पैसा नहीं लगाते, उनमें ये पैसा लगाते हैं। अब हम देखेंगे डीएफआई, डीएफआई के द्वारा दी जाने वाली सुविधा। डीएफआई का मतलब जो हमारी विकास विकास वित्त संस्थान है, डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसियां हैं, उनकी बात करें तो कौन कौन सी सुविधाएं देती है। तो डीएफआई क्या करती है, अपने ग्राहक जो हमारे मुख्यतः कौन होते हैं, उद्योग या फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, तो ग्राहकों को केवल ऋण ही नहीं बल्कि एक व्यापक सहायता देती है। जैसे क्या क्या ऋण सुविधा तो देती ही देती है, जैसे दीर्घकालिक और जोखिमपूर्ण परियोजनाओं के लिए ऐसी परियोजनाएं जिसमें लाभ की संभावना न के बराबर है, तो उन परियोजनाओं के लिए भी पूंजीगत ऋण प्रदान करती है। जैसे हमारे जैसे बड़े-बड़े एरिया जैसे लद्दाख है और बड़े-बड़े दूर के एरिया जहाँ पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ रोड निर्माण करना,
या हाईवे बनाना। तो ये कई बार क्या है ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें लागत तो बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन इनकम की संभावना न के बराबर होती है। तो उनके लिए पैसा देते हैं हमारे कौन? डीएफआई। फिर गारंटर की भूमिका, तो ऋण लेने वाली इकाइयों के लिए, किसके लिए? ऋण लेने वाली इकाइयों के लिए गारंटर के रूप में काम करती है, जिससे वे क्या अन्य स्रोतों से पैसा ले पाते हैं। गारंटर के रूप की भूमिका निभाते हैं। फिर तकनीक, विपणन और प्रबंधन की सहायता, मतलब उद्योगों को सफल बनाने के लिए तकनीकी ज्ञान, विपणन, रणनीतियों और प्रबंधन कौशल में सहायता प्रदान करना। क्या-क्या? उद्योगों को, जो पहले से उद्योग स्थापित है, उन उद्योगों को सफल बनाने के लिए तकनीकी ज्ञान, विपणन रणनीतियों और प्रबंध कौशल में सहायता प्रदान करना। व्यापार मेले आयोजित करना, उद्योगों को क्या अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने और नए बाजार खोजने में मदद करना। क्या करना? उद्योगों को अपने उत्पादों को प्रदर्शन करने और नए बाजार खोजने में मदद करना। और पांचवा कार्य है हमारे सेमिनार आयोजित करना, मतलब ज्ञान साझा करने, प्रशिक्षण देने और नवीनतम रुझानों से अवगत कराने के लिए इनकी स्थापना की जाती है। तो ये हमें डीएफआई के द्वारा दी जाने वाली सुविधा, जैसे हमारी ऋण सुविधा, गारंटर की भूमिका, तकनीक, विपणन, प्रबंधन की सलाह, व्यापार मेले आयोजित करना, सेमिनार आयोजित करना। तो इस तरह बहुत सारे कार्य होते हैं। अब हम देखेंगे भारत में महत्वपूर्ण वित्त संस्थाएं कौन-कौन सी है। तो भारत में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बहुत सारे डीएफआई है वो काम करते हैं। एक आता है हमारा कौन सा? आईएफसीआई। आईएफसीआई की बात करें तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। बात करें आईएफसीआई की, तो इसकी स्थापना हमारे 1948 में कर दी गई थी। आईएफसीआई महत्व की बात करें तो ये भारत का की सबसे पहली विकास वित्त संस्थान है, डीएफआई है। तो वो कौन सी है? आईएफसी है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना देश में दीर्घकालिक औद्योगिक विकास की जो कमी है उसको दूर करने के लिए की गई थी। भाई इसकी स्थापना क्यों की गई थी? इसकी स्थापना देश में जो दीर्घकालिक औद्योगिक वित्त की कमी है इसको दूर करने के लिए की गई थी। प्रकृति की बात करें तो ये भारत सरकार का उपक्रम है। क्या है हमारे? आईएफसी क्या है? भारत सरकार की कंपनी है। अब हम बात करेंगे भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, जिसे आईसीआईसीआई कहते हैं। क्या आईसीआईसीआई कहते हैं किसे? भारतीय औद्योगिक औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। ये बैंक से अलग है। पहले ये कंपनी थी, बाद में ये बैंक बना था। बात करें इसकी स्थापना की, तो आईसीआईसीआई की स्थापना सन 1955 में की गई थी। पूरा नाम भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। बात करें महत्व की, तो भारत की दूसरी डीएफआई थी जिसकी स्थापना विश्व बैंक की पहल पे, मतलब विश्व बैंक ने कहा था कि भारत के अंदर एक ऐसी संस्थान होनी चाहिए। तो इसी की पहल पे क्या निजी क्षेत्र के उद्योगों को, जो प्राइवेट सेक्टर के उद्योग उनको वित्त प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन हमारे नरसिम्हम समिति सेकंड की स्थापना की गई थी 1998 में। तो उसकी सिफारिश पर वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के चलते, क्यों? क्योंकि हम धीरे-धीरे करके वित्तीय सुधार कर रहे थे, तो हमारा आईसीआईसी को वर्ष 2002 में एक विकास वित्त संस्थान से परिवर्तित करके आईसीआईसीआई बैंक बना दिया। पहले तो हमारा डीएफआई था, बाद में इसको परिवर्तित करके चेंज करके क्या बना दिया गया? आईसीआईसीआई बैंक बना दिया गया, जो हमारे भारत के सबसे बड़े निजी बैंकों में से एक है। कौन-सा? आईसीआईसीआई। फिर आता है आईडीबीआई। आईडीबीआई की बात करें, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। तो इसकी स्थापना हमारे 1964 में की गई थी। कब? 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करें इसकी स्थापना किस प्रकार हुई थी? शुरुआत में क्या है, ये आरबीआई के स्वामित्व में था। स्वामित्व परिवर्तन की बात देख रहे हैं हम, ये पहले किसके पास था, अब किसके पास है। तो जब शुरू में बनाया गया था आईडीबीआई, तो ये हमारे आरबीआई के स्वामित्व में काम करता था। 1976 की बात करें तो आरबीआई ने इसका स्वामित्व भारत सरकार को ट्रांसफर कर दिया था। कब? 1976 में। 2004 की बात करें तो इसे भी डीएफआई से परिवर्तित करके आईडीबीआई बैंक बना दिया गया था 2004 में। आप इसे याद रखें, 2004 में क्या है, डीएफआई से चेंज करके इसे क्या बना दिया गया? आईडीबीआई बैंक। 2018 में क्या है, भारत सरकार ने इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा एलआईसी को भेज दिया था। आईडीबीआई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसको दे दिया? एलआईसी को भेज दिया। वर्तमान में क्या है, आईडीबीआई बैंक क्या मुख्य रूप से एलआईसी के अधीन काम करता है और इसे अब निजी क्षेत्र का बैंक माना जाता है। कौन सा? आईडीबीआई, और एलआईसी के अधीन काम करता है। फिर आता हमारा राजस्थान का रिक्को। रिक्को का पूरा नाम क्या है? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम। रिक्को का पूरा नाम क्या है? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम, जिसे रिक्को कहते हैं। स्थापना की बात करें तो रिक्को की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। कब की गई थी? रिक्को की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। पुनर्गठन की बात करें तो इसका पुनर्गठन वर्ष 1979 में किया गया, मतलब दोबारा से चेंज करके दोबारा से बनाया गया। इसे पूर्ण रूप से इसने क्या किया, अपना पूर्ण रूप से काम करना शुरू हमारे 1980 में कर दिया था। अब रिक्को की बात करें तो रिक्को क्या काम करता है, तो रिक्को का मुख्य कार्य राजस्थान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। ये क्या करता है, औद्योगिक आधारभूत ढांचे, जो हमारा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हमारे औद्योगिक पार्क है, सड़कें, बिजली, पानी की सुविधा, इन सब चीजों को विकसित करता है और उद्योगों को क्या वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। कौन? हमारा रिक्को, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम।
फिर आता है एनएबीएफआईडी, मतलब नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। क्या नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की बात करें तो एनएबीएफआईडी क्या है, भारत में बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए समर्पित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डीएफआई है, जिसका पूरा नाम हमने फिर देख ले तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। स्थापना कब हुई? 2021 में। और किसके तहत? एनएबीएफआईडी एक अधिनियम था हमारे संसद का, उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या था? देश में हमारा दीर्घकालिक जो बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, इनके लिए जो वित्त पोषण पोषण मतलब जो पैसे की कमी आ रही है, उसको दूर करने के लिए हमारी इसकी स्थापना की गई थी। बात करिए किस प्रकृति का है, तो ये हमारे वैधानिक और स्वायत्त दोनों प्रकृति का डीएफआई है। वैधानिक और स्वायत्त दोनों प्रकृति का डीएफआई है। काम क्या-क्या करता है? ये सड़क, रेलवे, ऊर्जा, बंदरगाह, सामाजिक आर्थिक बुनियादी ढांचे जैसे हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उनको पैसे देने का काम करता है हमारे कौन? ये एनएबी एफआईडी। मुख्य काम की बात करें तो प्रत्यक्ष लोन मतलब डायरेक्ट लेंडिंग प्रदान करना, साथ ही साथ हमारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए निवेशकों को आकर्षित करना, तो दोनों काम करता है। वित्त पोषण के लिए क्या उपकरणों का विकास भी ये करता है कि किस प्रकार से वित्त पोषण किया जाएगा। बात करें सरकार के लक्ष्यों की, तो एनएबीएफआईडी क्या है को नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 111 लाख करोड़ की परियोजनाओं के लिए वित्त जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए स्थापित किया गया था, जो हमारी एनआईपी है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। इसके तहत जो 111 लाख करोड़ की परियोजनाएं हैं, उनके लिए पैसे जुटाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका दी गई थी। महत्व की बात करें तो एनएबीएफआईडी की स्थापना भारत में डीएफआई के एक नए युग के प्रतीक के रूप में की गई थी। क्यों? क्योंकि ये विशेष रूप से हमारे बड़े दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा निवेशों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो हमारे वाणिज्यिक बैंकों के लिए अक्सर क्या जोखिम भरा होता है। तो हमने हमारे यहाँ पे महत्वपूर्ण जो डीएफआई है उनके बारे में देखा। फिर एक परिषद आती है, परिषद का नाम है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। कई बार इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। कौन सी परिषद है? वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के बारे में जान लेते हैं। वित्तीय स्थिरता विकास परिषद, जिसे एफएसडीसी कहते हैं, ये क्या करती है? भारत में वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता, विकास और नियामक जो समन्वय है, उसको बढ़ावा देने के लिए गठित एक उच्च स्तरीय निकाय है। कौन सा? वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। बात करें इसकी स्थापना की और इसमें नेतृत्व किसका क्या है, तो स्थापना की बात करें तो एफएसडीसी की स्थापना हमारे वर्ष 2010 में की गई थी। अध्यक्ष की बात करें तो एफएसडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसका अध्यक्ष होता है। और ये सुनिश्चित करता है कि वित्तीय क्षेत्र में सभी जो से संबंधित जितनी भी नीतियां हैं, सरकार के शीर्ष स्तर पर समन्वित हो, मतलब जितनी भी हमारी नीतियां हैं जो हमारे टॉप लेवल पे की जानी चाहिए, साथ ही साथ कंट्रोल भी होनी चाहिए। ये एफएसडीसी इस चीज को डिसाइड करता है। अब हम देखेंगे एफएसडीसी के कौन-कौन सदस्य होते हैं। एफएसडीसी में क्या होता है? देश के प्रमुख वित्तीय नियामक संस्थाएं होती है और जो सरकारी मंत्रालय होते हैं, इनके हेड शामिल किए जाते हैं। जितने भी हमारे वित्तीय नियामक संस्थाएं मतलब डीएफआई होती है, हमारे सरकारी मंत्रालय होते हैं, इनके हेड शामिल होते हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी हितधारकों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जो हमारे हितधारक होते हैं, उनको प्रॉपर क्या है? प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस चीज को इंश्योर करने का प्रयास किया जाता है। अब हम देखेंगे एफएसडीसी के सदस्यों में कौन-कौन लोग शामिल होते हैं, उनकी बात करें तो हमने पहले ही देख लिया डीएफआई के जो अध्यक्ष होते हैं, वो तो इसके अंदर शामिल होंगे। जैसे हमारे कौन-कौन? भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर शामिल होगा। जब हमारा सेबी है, तो सेबी का अध्यक्ष शामिल होता है। आईआरडीएआई, आईआरडीएआई मतलब भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इसका अध्यक्ष शामिल होगा। ये तो हम देख सकते हैं कि अपने-अपने क्षेत्रों के हेड हैं। जैसे पैसों का हेड रिजर्व बैंक, हमारे जो शेयर्स का हेड है कौन? सेबी, आईआरडीएआई आप समझ चुके हो, इंश्योरेंस मतलब बीमा का, पीएफआरडीए तो पेंशन निधि का हेड होगा हमारा पीएफआरडीए मतलब पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष, भारतीय दिवाला और शोधन बोर्ड आईबीबीआई इसका अध्यक्ष। तो इस तरह देखें इनके अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त क्या सरकारी अधिकारी भी सदस्य होते हैं, और वो कौन कौन होते हैं? जैसे भारत का वित्त सचिव होता है, कॉर्पोरेट मामलात मंत्रालय का सचिव होता है, और भारत का सीईए मतलब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मतलब मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो ये हमारे कुछ सदस्य होते हैं इसके, ये परिषद है। तो परिषद के सदस्यों में हमारे आरबीआई का गवर्नर, सेबी का अध्यक्ष, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए का अध्यक्ष, आईबीबीआई का अध्यक्ष, वित्त सचिव, हमारे कॉर्पोरेट मामलों का सचिव और भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार। अब बात करते हैं हमारे एफएसडीसी जो बनाया गया था, इसके कार्य मतलब ये क्या कार्य करता है। एफएसडीसी के कार्य क्या होता है? देश की वित्तीय इस प्रणाली को मजबूत करने, साथ ही साथ उसको विकास को जो उसका विकास है उसको सुनिश्चित करना इसका मुख्य कार्य होता है। मुख्य कार्य क्या है? एक तो वित्तीय प्रणाली है उसको मजबूत करें, साथ ही साथ विकास को भी सुनिश्चित करना, दोनों काम साथ साथ होने चाहिए।
दोनों काम में क्या-क्या किया जाता है? पहला काम आता है हमारे वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना। क्या वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना पहला काम? मतलब एफएसडीसी का प्राथमिक कार्य क्या होता है? वित्तीय प्रणाली की स्थिरता की निगरानी करना। तो वित्तीय प्रणाली स्थिर रूप से काम कर रही है कि नहीं? तो इस प्रणाली की स्थिरता की निगरानी करना और किसी भी संभावित जोखिम या संकट को पहचानना कि हमारी अर्थव्यवस्था को कौन किन-किन चीज़ों का खतरा हो सकता है और उनके लिए कोई तंत्र विकसित करना कि इसको रोका कैसे जाए। फिर वित्तीय क्षेत्र का विकास करना, तो ये वित्तीय क्षेत्र में क्या संस्थागत और संरचनात्मक, क्या ये वित्तीय क्षेत्र में क्या संस्थागत और संरचनात्मक सुधारों की सिफारिश करके क्या करता है, उसके विकास को बढ़ावा देने पे ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा नियामक समन्वय स्थापित करना, क्या नियामक समन्वय स्थापित करने की बात करें, तो ये एफएसडीसी का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है हमारा नियामक समन्वय स्थापित करना। ये विभिन्न नियामक संस्थाओं जैसे हमारी आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई, पीएफआरडी इन सब के बीच में समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। जो हमारी नियामक संस्थाएं होती है, इनके बीच में क्या समन्वय स्थापित करता है ताकि नियमन में किसी भी प्रकार के अंतराल और विरोधाभास को दूर किया जा सके। ताकि नियमन में क्या किया जा सके, किसी भी तरह के अंतराल या फिर विरोधाभास को दूर किया जा सके। फिर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की बात करें तो ये सुनिश्चित करता है कि देश की अधिक से अधिक आबादी संस्थागत वित्तीय सेवाओं तक आसानी से पहुंच सके। तो इसका काम क्या होता है, ये सुनिश्चित करना कि देश की जो ज्यादा आबादी है वो किससे जुड़े, जो हमारे संस्थागत वित्तीय संस्थाएं उनसे जुड़ पाए। फिर वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, तो ये क्या करता है, लोगों के बीच में वित्तीय ज्ञान मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए नीतियां और कार्यक्रम तैयार करता है ताकि वो क्या सूचित वित्तीय निर्णय ले सके। तो ये हमारे इसके कुछ कार्य हैं। बात करें एफएसडीसी की, तो हमारे गैर वैधानिक निकाय है। ये क्या है, हमारे गैर वैधानिक निकाय है, जिसे वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने, साथ ही साथ वित्तीय क्षेत्र के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए एक उच्च स्तरीय मंच के रूप में काम करने के लिए स्थापित किया गया है। तो आप इसे देख सकते हैं। ये थे हमारे एफएसडीसी। इसके बाद आते हैं हमारे एनबीएफसी। एनबीएफसी की बात करें, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज मतलब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जिसे शॉर्ट में एनबीएफसी कहते हैं, वो कंपनी होती है जो वित्तीय लेन-देन का काम करती है। कई बार परीक्षा में इसको आता है, बड़े-बड़े सवाल भी आ जाते हैं। तो ये क्या करती है, वित्तीय लेन-देन का काम करती है, जिससे हमारा ऋण देना, शेयर, डिबेंचर में निवेश करना, लेकिन उनके पास बैंक का लाइसेंस नहीं होता। आप इसे याद रखेंगे, इनके पास क्या है, बैंक का लाइसेंस नहीं होता है। एनबीएफसी भी वित्तीय क्षेत्र में काम करती है, लेकिन बैंकों से अलग होती है। कोई आपसे पूछे तो आप कैसे बताएंगे, तो ये बैंकों से किस तरह अलग होती है। एनबीएफसी मांग जमा जो हमारी डिमांड डिपॉजिट होती है, जैसे चालू खाता, बचत खाता, इस तरह के खाते नहीं खोल सकते, मतलब जनता से जमाएं स्वीकार नहीं कर सकती। एनबीएफसी भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं बन सकती, इसलिए वो चेक बुक भी जारी नहीं कर सकती। मतलब वो भुगतान या निपटान प्रणाली होती है, उनका हिस्सा नहीं बन सकती, मतलब चेक बुक जारी नहीं कर सकती, चालू खाता या बचत खाता भी नहीं खोल सकती एनबीएफसी। एनबीएफसी की जमाएं क्या है, जमा, बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम के द्वारा संरक्षित नहीं होती। अब आप देख सकते हैं डीआईसीजीसी मतलब जमा, बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम है। ये इसको क्यों इंश्योर्ड करेगा? क्यों? क्योंकि ये हमारे सेविंग और करंट इन खातों के लिए इंश्योरेंस प्रदान करता है। जब इनके ये खाते खुलते ही नहीं है, तो ये गारंटी भी नहीं देता। अब हम देखेंगे एनबीएफसी किन-किन क्षेत्रों में काम करती है। तो एनबीएफसी बहुत सारे क्षेत्र है जिन पे काम करती है, जैसे एक तो हमारा बीमा है, पेंशन, होम लोन, म्यूचुअल फंड, जमाएँ स्वीकार करना, लेकिन वो भी कैसी अवधि जमाएँ, मतलब जो एफडी और आरडी है, उनको बात कर रहे हैं। तो इन क्षेत्रों में अपनी सेवाएँ देता है कौन? एनबीएफसी। अब हम देखेंगे एनबीएफसी का नियमन, मतलब इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है एनबीएफसीज़ का। तो चूँकि एनबीएफसी बहुत सारे क्षेत्रों में काम करती है, इसलिए उनका नियमन और नियंत्रण अलग-अलग नियामक संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। जैसे कि बीमा क्षेत्र की बात करें तो बीमा क्षेत्र का नियमन कौन करता है? बीमा क्षेत्र का नाम से पता चल रहा है, ये भारतीय बीमा नियामक, विनियामक और विकास प्राधिकरण जिसे आईआरडीआई कहते हैं। पेंशन क्षेत्र की बात करें तो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण जिसे पीएफआरडीए कहते हैं। होम लोन की बात करें तो राष्ट्रीय आवास बैंक जिसे एनएचबी या नेशनल हाउसिंग बैंक कहते हैं। म्यूचुअल फंड जिसे भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड या फिर सेबी कहते हैं, ये नियामक संस्था है। जमाएँ स्वीकार करने वाली कंपनियों की बात करें, तो हमारे रिज़र्व आरबीआई ये इसका नियामक संस्था है, तो टोटल नाम तो इसका आरबीआई है। तो अब हम बात करेंगे जमा स्वीकार करने वाली जो एनबीएफसी की शर्तें। जब अब पता है अवधि जमा स्वीकार करता है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें होती हैं, उसकी बात करें। तो जमा स्वीकार करने वाले एनबीएफसी पर रिज़र्व बैंक का नियम लागू होता है, आरबीआई है अपना नियम लागू करती है। उन्हें क्या बहुत सारी शर्तों का पालन करना पड़ता है। एनबीएफसी इसको क्या अपनी बैंकिंग को चलाने के लिए बहुत सारी शर्तें हैं, उनको पालन करना पड़ता है। कौन सी शर्तें हैं? पहली शर्त है जमा का प्रकार।
तो ये कंपनियाँ बार-बार पढ़ रहे हैं हम अवधि जमाएँ स्वीकार कर सकती है। ये मांग जमाएँ स्वीकार मतलब सेविंग और करंट अकाउंट नहीं खोल सकती। फिर कार्ड जारी करना, एनबीएफसी किसी भी प्रकार का कार्ड, चाहे क्रेडिट या डेबिट, जारी नहीं कर सकती। जब सेविंग अकाउंट ही नहीं है तो डेबिट कार्ड किस बात का? चेक बुक जारी, तो वे चेक बुक जारी भी नहीं कर सकती, साथ ही साथ क्या चेक के भुगतान का हिस्सा भी नहीं बन सकती। फिर जमा बीमा की बात करें, इनकी जमाएँ जो हमारे इनकी जमाएँ होती है डीआईसी, जीसी मतलब जमा बीमा क्रेडिट गारंटी निगम, इनके द्वारा संरक्षित नहीं की जाती है। फिर सीआरआर, एसएलआर की बात करें तो इन्हें नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर का पालन नहीं करना होता। क्यों? क्योंकि जमाएँ स्वीकार करते ही नहीं है, मांग जमाएँ। परंतु सांविधिक तरलता अनुपात का इनको पालन करना होता है। क्यों? क्योंकि अवधि जमाएँ तो स्वीकार करते हैं, इसलिए इनका एसएलआर का पालन तो करना है, लेकिन सीआरआर का पालन करने की जरूरत नहीं है। कैश रिजर्व रेशो का पालन करने की जरूरत नहीं है। फिर बेसल मानकों की बात करें, जो हमारे स्विट्जरलैंड के अंदर जो बैंकिंग का महासमूह है, जिसे कहते हैं दुनिया के सबसे बड़े बैंकों के समूह, हमारे बेसल शहर जो हमारे स्विट्जरलैंड के हैं, वहाँ बनाया गया है। तो उन्होंने कुछ मानक बनाए बैंकिंग से संबंधित। तो उन बैंकिंग को मानक या बेसल नॉर्म्स है, वो इन पे लागू नहीं होते हैं, एनबीएफसीज़ पे। फिर बात करें, हमारे एक शब्द बीच में आया था डीआईसी-जीसी। डीआईसी-जीसी की बात करें, जिसे जमा बीमा क्रेडिट गारंटी निगम कहते हैं। तो डीआईसी-जीसी क्या करता है? बैंकों के ग्राहकों की जमा राशि को सुरक्षा प्रदान करने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था होती है, जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी। स्वामित्व की बात करें, इसका स्वामित्व ओनरशिप किसके पास है? आरबीआई के पास। काम की बात करें तो डीआईसी-जीसी का मुख्य कार्य होता है बैंक में जमा राशि पर बीमा प्रदान करना, कि अगर गलती से बैंक डूब जाए, तो जो ग्राहक होते हैं उनका पैसा डूबना नहीं चाहिए, और इसकी गारंटी कौन देता है? डीआईसी-जीसी। बीमा सीमा की बात करें तो डीआईसी-जीसी के द्वारा बैंकों में जमा राशि पर प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक अधिकतम 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है, कि 5 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे अगर बैंक डूब जाता है या पैसे खा के कोई भग जाता है तो। प्रीमियम के भुगतान की बात करें तो इस बीमा के लिए प्रीमियम का भुगतान बैंक के द्वारा किया जाता है, न कि जमाकर्ता के, मतलब ग्राहकों से किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाएगा। बैंक इसका जो प्रीमियम का भुगतान करता है डीआईसी-जीसी का। अब एनबीएफसीज़ हमने देख लिया किन-किन क्षेत्रों में काम करते हैं, इनका रेगुलेटरी कौन-कौन है। अब हम देखेंगे एनबीएफसी कितने प्रकार के होते हैं, एनबीएफसी के वर्गीकरण। तो एनबीएफसी को मुख्य रूप से 2 आधारों पे बाँटा जाता है, जो उनकी गतिविधि और उनकी प्रणालीगत महत्ता, इन 2 आधार पे इनके बाँटा जाता है। पहला गतिविधि आधारित देखें, एक्टिविटी पे, तो गतिविधि आधारित वर्गीकरण की बात करें, तो एनबीएफसी को बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। जैसे एक निवेश कंपनी के रूप में देखें, तो मुख्य रूप से स्टॉक, शेयर, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने वाली एनबीएफसी कंपनियाँ हो सकती है। तो गतिविधि आधारित देख रहे हैं। दूसरा हमारा ऋण कंपनी की बात करें, लोन कंपनी, तो मुख्य रूप से ऋण और अग्रिम प्रदान करती हैं, मतलब एडवांसेस प्रदान करने वाली कंपनी। फिर बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी, आईएफसी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, तो बुनियादी ढांचा क्षेत्र में ऋण और निवेश प्रदान करने वाली कंपनी को बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी कहेंगे। फिर जमा स्वीकार करने वाली कंपनी, तो ऐसी एनबीएफसी जो जनता से अवधि जमा जो जनता से क्या अवधि जमा स्वीकार करने के लिए अधिकृत की गई है, तो जमा स्वीकार करने वाली कंपनियां कहलाएगी। फिर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण कोर निवेश कंपनी, तो वो कंपनियां जो अपनी होल्डिंग में 90% से ज्यादा संपत्ति रखती है, वे कंपनियां जो अपनी होल्डिंग में क्या 90% से अधिक संपत्ति रखती है, और जिसकी कुल संपत्ति आकार 100 करोड़ से ज्यादा हो, तो वो हमारी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण कोर निवेश कंपनियां कहलाएगी। फिर छठा आता है हमारा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की बात करें तो आवास ऋण प्रदान करने वाली कंपनियां, जिनका नियमन पहले एनबीएच करता था, नेशनल हाउसिंग बैंक करता था, लेकिन अब क्या है आरबीआई के दिन ये आती है। तो हमारा पहला प्रकार देखा, ये हमारे कौन सी कंपनियां है, गतिविधि आधारित वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण आता है हमारे कौन सा, प्रणालीगत महत्ता आधारित वर्गीकरण। क्या प्रणालीगत महत्ता आधारित वर्गीकरण की बात करें, ये एनबीएफसी के हम प्रकार देख रहे हैं। तो एसबीआर के ढांचे के तहत, क्या एसबीआर के ढांचे के तहत आरबीआई क्या एनबीएफसी को उनके आकार, गतिविधि और जोखिम के आधार पर 4 परतों में बाँटता है, कि जो जिसका जोखिम होगा, गतिविधि और आकार, इनके आधार पर 4 परतें हैं, जहाँ प्रत्येक परत की नियामक कठोरता उसके प्रणालीगत महत्ता पर निर्भर करती है। कौन कितना महत्वपूर्ण है, वो उसके परत के आधार पर निर्भर करता है। सबसे पहले वो सिंपल सी बात है, बेस लेयर आएगी। सबसे पहले बेस लेयर, प्रणालीगत महत्ता इसकी बहुत कम होती है। छोटी-छोटी एनबीएफसी कंपनियाँ होती है, छोटी-छोटी, जो क्या करती है प्रणाली के लिए कोई महत्वपूर्ण जोखिम पैदा नहीं करती है। भाई ऐसी कोई एनबीएफसी कंपनी है जो प्रणाली के लिए जोखिम सबसे कम करती है, न के बराबर करती है, उनको हम बेस लेयर के अंदर गिनते हैं। शामिल की बात करें तो गैर जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी जिनका परिसंपत्ति आकार 1000 करोड़ से कम है,
भाई ऐसी कंपनियाँ जो पैसा स्वीकार नहीं करती है, जिनकी परिसंपत्ति आकार कितना 1000 करोड़ से कम होता है, उनको हम बेस लेयर के अंदर गिनते हैं। नियमन की बात करें तो इन पर सबसे हल्के जो नियम होते हैं, वो लागू किए जाते हैं। जैसे कि हमारे सामान्य जो एनबीएफसी होते हैं वो। फिर मिडिल लेयर की बात करें, मिडिल लेयर को में किनको गिना जाएगा? तो इनकी प्रणालीगत महत्ता होती है मध्यम। तो ये बड़ी और कुछ जटिल एनबीएफसीज़ होती है, जो प्रणाली में योगदान करती है, लेकिन उच्च जोखिम वाली नहीं होती है। शामिल की बात करें, तो जमाएँ स्वीकार करने वाले सभी एनबीएफसी और जमाएँ गैर जमा स्वीकार करने वाले एनबीएफसी जिनका परिसंपत्ति आकार 1000 करोड़ या उससे अधिक है। तो बेस लेयर में तो हमारे 1000 करोड़ से नीचे वाले और मिडिल लेयर के अंदर 1000 करोड़ से ऊपर वाली सारी कंपनियाँ आती है। नियमन की बात करें तो इन पर नियामक आवश्यकताएं बढ़ जाती है। जैसे हमारा मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बढ़ी हुई पूंजी पर्याप्तता, तो बहुत सारे तरीके हैं जिन पे लागू होते हैं। ये होती है हमारे मिड लेयर के अंदर। फिर होता है अपर लेयर। तीसरा आता है हमारा कौन सा? अपर लेयर। अपर लेयर की बात करें तो इनकी प्रणालीगत महत्ता होती है उच्च, और इन्हें क्या प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है? प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि विफल होते हैं, टू बिग टू फेल, मतलब इनकी विफलता वित्तीय प्रणाली को गंभीर रूप से अस्थिर कर सकती है। रिजर्व बैंक की बात करें तो रिजर्व बैंक द्वारा पहचाने 10 सबसे बड़े और महत्वपूर्ण एनबीएफसी जो इसके अंदर शामिल होते हैं अपर लेयर में। साथ ही क्या है, वो एनबीएफसी जिन्हें पर्यवेक्षी निर्णय के आधार पर इस परख में रखा जाता है, चेक करके रखा जाता है। तो ये क्या होता है? उच्च जोखिम वाले होते हैं। नियमन की बात करें तो इन पर बैंकों की तरह अत्यधिक कठोर नियम लागू होते हैं, जिनमें क्या बढ़ी हुई पूंजी पर्याप्तता, सख्त जोखिम प्रबंधन, विस्तृत प्रकटीकरण, ये सब चीजें शामिल होती है। चौथी लेयर आती है हमारी कौन सी? टॉप लेयर। चौथी लेयर कौन सी आती है? टॉप लेयर। तो इसकी महत्ता की बात करें तो सर्वोच्च होती है। बात करें शामिल की तो ये परत सामान्यतः खाली रखी जाती है। इनमें तभी तक तभी किसी एनबीएफसी को रखा जाता है जब आरबीआई निर्धारित कर दे कि अपर लेयर में किसी एनबीएफसी का जोखिम इतना बढ़ गया है कि उसके तत्काल और अधिकतम नियामक निगरानी करने की जरूरत है, तभी उसको टॉप लेयर में शामिल किया जाता है। नियमन की बात करें तो इन पर क्या है? हमारे अत्यधिक कठोर नियम लागू किए जाते हैं। बात करें ये एसबीआई ढांचा आरबीआई को एनबीएफसी की निगरानी में जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति देता है, जिससे हमारे नियामक संसाधन सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं पर केंद्रित किए जाए सके। अब हम देखेंगे जो हमारे आरबीआई होती है, आरबीआई में बहुत सारी बैंक रेट्स होती है, दर होती है, उनका निर्धारण किया जाता है। तो हम देखेंगे आरबीआई के द्वारा और बहुत सारी जो दरें होती हैं, उनका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। तो अब हम देखेंगे ब्याज दरों का निर्धारण, मतलब इंटरेस्ट रेट फिक्सेशन किस प्रकार किया जाता है। आरबीआई ने समय समय पर क्या बैंकों के लिए उधारी दर उनको पारदर्शी और मौद्रिक नीति से जुड़ा हुआ बनाने के लिए विभिन्न बेंचमार्क प्रणाली शुरू की है। जो बेंचमार्क सिस्टम है उनको शुरू किया गया है ताकि पारदर्शी और मौद्रिक नीति बेहतर तरीके से बन सके। पहली आती है हमारी बीपीएलआर। बीपीएलआर की बात करें, जो रेट कौन सी होती है? बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। दिशा निर्देश की बात करें तो 2004 में पहले क्या होता था कि जो बैंक होते थे फेवरेटिज्म होती थी, कि जैसे ये बैंक ये एक्स है, कि जैसे कोई भी एक बैंक है ये एक्स है, अब ये क्या करता है, जैसे मान ले ए व्यक्ति आता है, बी आता है और सी आता है। सी व्यक्ति क्या है? इसका फेवरेट है, तो इसको तो ये 5% पे लोन दे देता था। बी यदि नॉर्मल है तो इसको 7% पे लोन देता था, और यदि सी व्यक्ति इसका दुश्मन है तो ये क्या करता था? इसको 9% पे लोन देता था। तो एक तरह से देखें तो अलग-अलग रेट हो गए, एक 5 हो गई, एक 7 हो गई और एक 9 हो गई। तो फिर क्या है, हमारे एक सरकार ने देखा कि ये तो फेवरेटिज्म हो गई, कि जिसका जो पसंद होगा उसको इतने, तो फिर क्या होता, रिश्वत देने लग जाते थे। कि जो हमारा एक्स वाला क्या है, सी वाला क्या है, एक्स वाले को रिश्वत में 1% देता था और वो भी 5% पे ले लेता था। तो इस तरह इसमें भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या है, हमारे 2004 के अंदर कुछ दिशा निर्देश आए। दिशा निर्देश की बात करें उसके अंतर्गत एक नई बैंकिंग दर आती है, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, अर्थात कि बैंक इससे नीचे तो दे ही नहीं सकता। मतलब बैंक क्या करेंगे, इससे नीचे किसी भी व्यक्ति को लोन नहीं देगा इस रेट से। ये दिशा निर्देश 2004 में आए थे। बात करें कैसे पता चलता है कि ब्याज दर क्या होगी, प्राइम दर और जोखिम रिस्क, इन दोनों को जोड़ करके, कि प्राइम दर तो फिक्स होगी, जोखिम फिर वो बैंक खुद डिसाइड करे कि इससे कितने रेट पर लोन लिया जाएगा। तो प्राइम दर क्या होती है? ये वो दर होती है जो बैंक अपने सबसे विश्वसनीय उपभोक्ता अर्थात सबसे कम जोखिम वाले ग्राहकों को देते थे। समस्या की बात क्या आती है? ये प्रणाली अपारदर्शी थी। क्यों? क्योंकि बैंक क्या बीपीएलआर के नीचे भी ऋण या सब प्राइम दे सकते थे, जिससे मौद्रिक नीति का प्रभाव कम हो जाता था।
और कम विश्वसनीय उपभोक्ताओं को सब प्राइम उपभोक्ता कहा जाता है। तो इस तरह क्या होता था कि पहले ऐसा ही होता था कि ब्याज दर से भी कम दर पर बैंक क्या करते थे, लोगों को लोन दे दिया करते थे। फिर बेस रेट की बात करें, जो हमारे 2010 के अंदर आती है, कौन-सी? बेस रेट। दिशा निर्देश कब आए थे इसके? 2010 में। तो बीपीएलआर प्रणाली को अपारदर्शिता को दूर करने के लिए। पहले यही होता था कि फेवरेटिज्म होता था, जिसको पसंद आता था उसको कम पे दे दिया, ज़्यादा पे जो पसंद नहीं है उसको ज़्यादा पे दे दिया। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए बेस रेट आता है। प्रणाली क्या थी? इस प्रणाली के तहत कोई भी ऋण आधा दर से कम दर पर नहीं दिया जा सकता। एक फिक्स कर दिया आरबीआई ने कि इस इंटरेस्ट रेट से नीचे किसी भी व्यक्ति को लोन नहीं दिया जाएगा। कुछ विशिष्ट सरकारी योजनाओं को छोड़ दो, नहीं तो बाकी सब पे इसी पे दिया जाएगा। गणना कैसे करेंगे? तो आधार दर की गणना बैंक के संचालन की लागत के आधार पर तय की जाती थी, जिसमें हमारे जमाओं की लागत, परिचालन व्यय, लाभ मार्जिन सब चीजों को शामिल करके एक बेस्ट रेट निकाला जाता था, उससे नीचे लोन नहीं दिया जाएगा। फिर एक रेट आती थी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। कौन सी? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट की बात करें तो इसके दिशा निर्देश 2016 में आए थे। उद्देश्य क्या था इसका? इसका उद्देश्य था मौद्रिक नीति के हस्तांतरण को और भी ज्यादा प्रभावी बनाना। जो मौद्रिक नीति हमारी अपनाई जाती है उसके हस्तांतरण को ज्यादा प्रभावी बनाना। क्यों? क्योंकि आधार दर पे भी रेपो रेट के परिवर्तनों पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि ये लंबी रेट होती है और इसके प्रभाव काफी समय बाद आते हैं। लेकिन हमें तो कई बार क्या होता है, मौद्रिक नीति को तुरंत प्रभावी बनाना है, तो इसके लिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट अपनाई जाती है। बात करें इसकी गणना की, तो इसकी गणना में क्या होता है, बैंक की कॉस्ट या लागत उसको निर्धारित करते समय क्या रेपो को भी शामिल कर लिया जाता है, कि जब बैंक की लागत या कॉस्ट को जब निर्धारित करते हैं तो रेपो रेट को इसमें शामिल कर लेते हैं। बात करें इसके प्रभाव की, तो एमसीएलआर से क्या अधिकांश ऋणों को जोड़ा जाता है। एमसीएलआर से क्या होता है, अधिकांश ऋणों को जोड़ दिया जाता है, जिससे हमारी मौद्रिक नीति मतलब रेपो दर में परिवर्तन अब और ज्यादा प्रभावी हो जाता है। क्यों? क्योंकि दरों में बदलाव का असर क्या ऋणों पर तेजी से पड़ता है। क्योंकि दरों जैसे तेजी से बदलते हैं तो ऋणों पर भी इसका तेजी से प्रभाव पड़ता है, और ऋणों पर प्रभाव पड़ेगा तो मौद्रिक नीति का प्रभाव साफ साफ देखने को मिलेगा। फिर आते हैं हमारे ईबीएलआर मतलब एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, मतलब बाहरी बेंचमार्क उधारी दर की बात करते हैं। ये क्या होती है इसके बारे में देखें। तो दिशा निर्देश हमारे 1 अक्टूबर 2019 से जारी हुए थे। उद्देश्य क्या था? ऋण दरों में पूर्ण पारदर्शिता लेके आना और ये सुनिश्चित करना है कि आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है, उनको रेपो रेट है, इसका लाभ क्या मिले तो उपभोक्ताओं को तुरंत मिल सके। सिद्धांत क्या था? इस प्रणाली के तहत ऋण की बैंक दर के आंतरिक लागत की बजाय, जो हमारे ऋण है तो उसकी दरें क्या है, बैंक की आंतरिक लागत की बजाय बाहरी रूप से निर्धारित बेंचमार्क से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ये सिद्धांत था। ईबीएलआर का विकल्प की बात करें तो आरबीआई के द्वारा 4 बाहरी बेंचमार्क का विकल्प दिया गया था, जिनमें क्या है, जिनमें से बैंक किसी एक को चुन सकते हैं। क्या? जिनमें बैंक क्या है, एक को चुन सकते हैं इसके लिए। जैसे हमारे एक तो होते हैं रेपो रेट, एक 91 दिन का ट्रेजरी बिल के यील्ड, मतलब 91 बिल के जो ट्रेजरी बिल होते हैं उससे जो हमें यील्ड प्राप्त होती है उसको, 182 दिन का ट्रेजरी बिल के यील्ड, इनको फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जारी कोई भी अन्य बेंचमार्क, तो चारों में से कोई एक चुन सकते हैं उनकी बजाय। यदि मौद्रिक नीति को तुरंत तरीके से प्रभावित करना है तो इन चारों में से बैंक कोई भी एक चुन सकते हैं। प्रभाव की बात करें तो ईबीएलआर प्रणाली से क्या होता है, मौद्रिक नीति का हस्तांतरण सबसे ज्यादा प्रभावी हो गया। क्यों? क्योंकि बाहरी बेंचमार्क में बदलाव होते ही ऋण दरें अपने आप ही बदल जाती है। फिर महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो बेंचमार्क में समानता की बात करें तो एक ही श्रेणी के ऋणों, मतलब जैसे होम लोन या कार लोन, इन सभी के लिए बैंक सभी बैंकों द्वारा एक समान बाहरी बेंचमार्क मतलब रेपो दर अपनाया जाता है। और वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान अधिकांश जो खुदरा लोन तो रिटेल लोन्स होते हैं, जैसे कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, सूक्ष्म लघु और मध्यम लोन, इन सब के लिए फ्लोटिंग रेट या ईबीएलआर से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगले पार्ट के अंदर हम आगे की संस्थाओं के बारे में, अगली जो और बैंकिंग टर्म्स है उनके बारे में काफ़ी डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।